हेलो, वेलकम बैक टू द सारथी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आखिर प्रजातियों को प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो प्रजातियों को अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए, पर्यावरण अनुकूलन यानी एडाप्टेशन को बनाए रखने के लिए, या फिर पारिस्थितिकी संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता पड़ती है। प्रजनन दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अलैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल गैमिट्स नहीं होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल युग्मक नहीं होते हैं, और जो संतान होती है उनका जो अनुवांशिक लक्षण होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के। यानी कि जो पेरेंट्स का जो डीएनए होगा, पेरेंट्स का जो डीएनए होगा वही डीएनए होगा उसकी डॉटर के अंदर। दोनों के अंदर सेम यानी आइडेंटिकल डीएनए होता है, और इनकी जो प्रजनन दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अगर हम बात करें मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन की विधि के बारे में, तो इसमें सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन। इसमें होता क्या है कि एक जीव, जैसे कि सबसे पहले हम अमीबा को ही ले लेते हैं। अमीबा दो भागों में बट जाता है। जैसे कि इसके एक प्रोसेस देख लेते हैं। ये है हमारा प्रोसेस अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले ये अपना न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में ये खुद भी डिवाइड हो जाता है, और दो डॉटर सेल या दो डॉटर जीव बन जाते हैं। ये है हमारा बाइनरी विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन। इसमें आता है हमारा अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु या फिर लेशमानिया। कौन कौन से आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु और लेशमानिया। अगर हम बात करें रीजनरेशन की, तो किसी वजह से अगर कोई जीव टूट जाता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि उनमें क्षतिग्रस्त हो जाने पर जो कुछ भाग अलग टूट कर गिर जाता है तो वो फिर से नया जीव बन जाता है, उसी को कहते हैं हम रीजनरेशन। जैसे कि अगर हम बात करें प्लेनेरिया की या फिर हाइड्रा की, दोनों में रीजनरेशन पाया जाता है। जैसे प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है। अगर ये प्लेनेरिया टूट जाएगा, लेट सपोज ये टूट गया, तो ऊपर वाला भाग फिर से नया जीव बना लेगा, और नीचे वाला भाग भी ये फिर से नया जीव बना लेगा। इसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। मुकुलन यानी बडिंग। इसमें होता क्या है कि जो फादर यानी कि जनक कोशिका होती है, ये जो जनक होता है, ये मान लो हाइड्रा है, इसके ऊपर एक उभार सा बनता है, और ये मैच्योर होकर सेम टू सेम हो जाता है अपने जनक के यानी कि फादर के समान ही, पेरेंट के समान हो जाता है। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो टूटकर ये अलग हो जाता है और पूर्ण जीव का निर्माण करता है। इसको बोलते हैं हम मुकुलन यानी कि बडिंग। ये बन गया, ये हो गया मुकुलन। इस तरीके का जो रीजनरेशन होता है उसको बोलते हैं हम बडिंग। अगर हम बात करें खंडन की यानी फ्रैगमेंटेशन की, तो इसमें शरीर मैच्योर होकर कई हिस्सों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसी को कहते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। जैसे कि ये पाया जाता है स्टारफिश में। इतिहास में स्टारफिश से संबंधित एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें जो किसान होते हैं वो सीप की खेती करते थे, और उनको स्टारफिश द्वारा नुकसान झेलना पड़ता था, जिससे परेशान होकर किसान जो स्टारफिश को पकड़ते और उसे काटकर वापस समुद्र में फेंक देते। उनको ये मालूम नहीं था कि जो स्टारफिश है उसके अंदर जो पाया जाता है वो फ्रैगमेंटेशन रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो देखते ही देखते होता क्या है, कुछ ही समय में स्टारफिश की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, जिससे किसानों को और अधिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसी प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है हमारे स्पाइरोगायरा में भी। अगर स्पाइरोगायरा भी टूटकर बिखर जाए तो वो भी अलग अलग नए जीवों में या पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। बीजाणु गठन यानी स्पोर फॉर्मेशन टाइप का जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो पाया जाता है राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड में, और फंजाई यानी कवक। ये दोनों कवक ही हैं। इनमें जो विशेष संरचनाएं होती हैं उसमें सूक्ष्म प्रजनन इकाइयां यानी स्पोर्स बनते हैं, जो कि हवा के द्वारा चारों तरफ फैलती हैं। इनमें जो धागे जैसी संरचना होती हैं उसी को हम कहते हैं हाइफे। अगर बात करें हम कायिक प्रवर्धन यानी कि वानस्पतिक प्रवर्धन की या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो ये दो टाइप का होता है। पहला है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें जो पौधे का निर्माण होता है वो बीज की बजाय
जड़, तना या पत्तियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि शकरकंद, डहेलिया, अमरूद। इनमें जो पौधों का निर्माण होता है या विकास होता है वो जड़ द्वारा होता है। आलू, अदरक, हल्दी इनमें जो होता है तनों द्वारा होता है। और ब्रायोफाइलम जिसका एग्जाम्पल है पत्थर चट्टा, इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो पत्तियों द्वारा पाया जाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, इसमें आता है कलम लगाना। इसमें होता क्या है कि जो पौधा होता है उसकी एक स्वस्थ ब्रांच ली जाती है, उसको ज़मीन में लगा दिया जाता है और कुछ समय बाद उसके अंदर स्पोर्स फूटकर आने लगते हैं। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं कलम लगाना यानी कि कटिंग। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है गुलाब में, गन्ने में, अंगूर में, मनी प्लांट में। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात ज़रूरी है कि जो ब्रांच ली जाती है उसके अंदर कम से कम एक आँख का होना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें दाब लगाना यानी कि लेयरिंग की, तो इसमें जो पौधा होता है उसकी एक ब्रांच ली और उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, लेकिन इसको अभी भी पौधे से जुड़ा रहने दिया जाता है और उसको झुकाकर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और कुछ समय बाद इसके अंदर जड़ें निकल कर आने लगती हैं। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाता है लेयरिंग। ये पाया जाता है चमेली में, स्ट्रॉबेरी में और कागजी फूल में। अगर हम बात करें एयर लेयरिंग की, तो इसमें होता क्या है कि एक पौधा लिया जाता है, पौधे की एक स्वस्थ ब्रांच को चुना जाता है, उस ब्रांच को ऊपर से छीला जाता है थोड़ा सा, उसके बाद उसके ऊपर गीली काई यानी मोसिस को लगा दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी के द्वारा बांध दिया जाता है, जिससे इस ब्रांच में कुछ समय बाद जड़ों का प्रसार शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं हम एयर लेयरिंग। ये सेम टू सेम दाब लगाने की तरह है, लेकिन इसको हवा में किया जाता है और दाब लगाना इसको मिट्टी में नीचे ज़मीन में किया जाता है। अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग यानी रोपण की, तो इसमें होता क्या है कि दो अलग अलग पौधों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ये ऊपरी हिस्सा है, इसको बोलेंगे हम सियन, और निचला वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे हम स्टॉक। ठीक है, ऊपर वाले को सियन और नीचे वाले को स्टॉक। इन दोनों को आपस में जोड़कर एयर टाइट करके बांध दिया जाता है, जिससे कि इसके अंदर हवा नहीं आती है और कुछ समय बाद ये आपस में चिपक जाते हैं। इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग पाई जाती है वो नींबू में, आम में और सेब में पाई जाती है। टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, इसमें होता क्या है कि पौधे का जो छोटे छोटे भाग लिए जाते हैं, जिसे कहते हैं हम एक्स प्लांट। जब पौधे का छोटा सा भाग, बहुत छोटा होता है, छोटा भाग लिया जाता है, इसको बोलते हैं हम एक्स प्लांट, और इसको लैब में अंकुरित किया जाता है। जब ये एक्स प्लांट अंकुरित हो जाता है यानी कि कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, तो उसको इस समय बोला जाता है कैलस। ये है विभाजित कोशिकाएं। इन विभाजित कोशिकाओं को बोला जाता है कैलस। तो इस प्रकार का जो टिश्यू कल्चर पाया जाता है वो ऑर्किड में पाया जाता है, बनाना यानी केला में पाया जाता है, और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो सजावटी पौधे होते हैं, उसमें भी इस प्रकार का रिप्रोडक्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये इन्वायरमेंटली एडाप्टेबल होते हैं। ये आनुवांशिक रूप से अपने फादर से या अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। इनके लिए मेल और फीमेल गैमीट्स की आवश्यकता होती है। इनके अंदर स्लो परिवर्तन देखने को मिलता है। लैंगिक जनन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं पुष्पीय पौधे। ये एक ही फूल में मेल और फीमेल गैमेट्स स्थित हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, जिनमें ये एक ही पौधे में एक ही फूल में उपस्थित होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स। उनको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल यानी कि उभयलिंगी या फिर हर्मिडोफाइट। फूलों की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो ये नीचे वाला जो हरा वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम बाह्य पुंजदल, बोलते हैं हम बाह्य पुंजदल, या फिर कहते हैं हम कैलिक्स, और ये जो बाहर वाला ये जो चमकीला हिस्सा है जो कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये जो चमकीला भड़कीला सा हिस्सा है फूलों का, इसको बोलते हैं हम पुंजदल, और या फिर कह सकते हैं हम पैलेट होता है। अगर हम बात करें इस हिस्से की, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि फूल का जो स्त्री केसर होता है उसको बोलते हैं, और इसमें उपस्थित होते हैं हमारे वर्तिकाग्र, जिसे कहते हैं हम स्टिग्मा,
ये वाला है ऊपर वाला स्टिग्मा, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये है हमारा स्टाइल, ये ट्यूब जैसी संरचना है, ये स्टाइल है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। और ये वाला है, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम ओवरी यानी कि अंडाशय। इसी के अंदर रखे हुए होते हैं हमारे बीजांड जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें इस हिस्से की, अगर हम बात करें इस हिस्से की तो इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। और इस फिलामेंट के ऊपर स्थित होता है ये, इसको बोलते हैं हम वो परागकोश यानी कि एंथर। अगर दोनों मिल जाए तंतु और एंथर यानी कि परागकोश, इन दोनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं हम स्टामेन यानी कि पुंकेसर, जो कि फूल का मेल हिस्सा होता है। और जो फीमेल हिस्सा होता है ये हरे रंग से दिखाया गया है, और जो ये बैंगनी रंग से दिखाया गया है ये है हमारा फूल का मेल हिस्सा जिसे हम कहते हैं स्टामेन यानी कि पुंकेसर। जयांग यानी जैनोसियम, ये जो दिखाया गया हमें चित्र, ये एक जयांग का चित्र दिखाया गया है जिसे हम स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। इसके जो सबसे ऊपर होता है ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। स्टिग्मा होता है हमारा वर्तिकाग्र। यही वो एरिया होता है जो कि चिपचिपा होता है, और यहीं पर आकर हमारा जो पॉलिन ग्रेन होता है या जो परागकोश होता है यहीं पर आकर चिपक जाता है और जर्मिनेट हो जाता है। इसी में होता है हमारा पॉलिन ट्यूब। ये जो दिख रहा है ये है हमारा पॉलिन ट्यूब, और जहाँ से ये होकर गुजरता है उसको बोलते हैं हम स्टाइल। स्टाइल, स्टाइल को कहते हैं हम वर्तिका। ये है हमारा वर्तिकाग्र, ये हमारा वर्तिकाग्र, इसको दिखा देता हूँ। ये वाला हमारा वर्तिकाग्र और ये वाला है हमारा स्टाइल जिसे हम वर्तिका बोलते हैं। और ये जो एरिया है ये वाला, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम ओवेरी यानी कि इसको बोलते हैं हम अंडकोश। अंडकोश, इसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? ओवेरी। इसके अंदर उपस्थित होते हैं बीजांड। जो बीजांड उपस्थित होते हैं उनको बोलते हैं हम ओव्यूल्स। यहीं पर आकर हमारा डबल फर्टिलाइजेशन संभव होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। परागण यानी पोलिनेशन, जब परागकोश स्टिग्मा पर चला जाता है या स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाता है, यानी वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाता है, तो उसको बोलते हैं हम परागण। ये दो टाइप का हो सकता है, या तो सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, यानी कि जो परागकोश है या तो ये चिपक जाएगा उसी फूल के स्टिग्मा पर, या फिर उसी जो पौधे के जिसका ये परागकोश है उसी पौधे के किसी फूल पर जाकर चिपक जाए या गिर जाए, तो उसी को बोलेंगे हम सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर यही परागकोश किसी अन्य पौधे के फूल पर जाकर गिरे तो उसको बोलते हैं हम परपरागण। सेल्फ पोलिनेशन यानी कि उसी फूल या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर अगर गिर जाए तो उसको बोलेंगे हम सेल्फ पोलिनेशन। और अगर परागकोश किसी दूसरे पौधे पर जाकर गिरे, किसी दूसरे पौधे के फूल पर जाकर गिरे, तो उसको बोलेंगे हम परपरागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। अब जो पोलिनेशन कराते हैं उसके जो एजेंट होते हैं वो हो सकते हैं हमारे कीट, जिसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली। इनके पैरों में विशेष प्रकार की एक बकेट टाइप की होती हैं जिसमें पोलिनेशन भरते हैं और स्टिग्मा पर जाकर छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं हम एंटोमोफिले यानी कि कीट परागण। दूसरा हो सकता है हमारा एनिमोफिले यानी कि वायु परागण, और तीसरा हो सकता है हमारा जल परागण। ये बहुत कम देखने को मिलता है और जलीय पौधों में ही होता है, जैसे कि हमारा सी ग्रास जिसे हम जोस्ट्रा भी बोलते हैं। इसमें जो जल परागण होता है वो होता है हमारे जल के माध्यम से। अगर हम बात करें एनिमोफिली, इसमें होता है वायु के माध्यम से, यानी कि हवा जब चलती है तो जो परागण होते हैं, परागकोश होते हैं, वो उड़कर किसी दूसरे फूल पर जाकर चिपक जाते हैं। इसको बोलते हैं हम एनिमोफिले। पुष्प पौधे यानी जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से अलग होते हैं।
जो पहला फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं हम सिंगैमी। इसी में होता है हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पोलन ट्यूब होता है इसके अंदर जो जाते हैं वो दो मेल गैमिट्स जाते हैं, जिसमें जो पहला मेल गैमिट्स होता है वो एग सेल्स के साथ में फ्यूज होता है और बनाता है जाइगोट। यही जाइगोट बाद में एम्ब्रायो बनेगा और इसके पश्चात ये बन जाएगा बीज, और यही बीज बन जाता है हमारा प्लांट। अगर हम बात करें ट्रिपल फ्यूजन की तो इसमें एक लेता है मेल गैमिट्स भाग और दो लेते हैं हमारे पोलर न्यूक्ली, और ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि बीजों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि जो नारियल होता है, नारियल का जो पानी होता है वो होता है हमारा एंडोस्पर्म्स, और जो उसके बीज होते हैं वो होता है हमारा जाइगोट या फिर एम्ब्रायो। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मानव यानी कि जो ह्यूमन होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन पॉसिबल होता है और प्रत्येक मानव यूनिसेक्सुअल होता है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा टेस्टिस। सबसे पहले आता है हमारा टेस्टिस। ये एक जोड़ी होते हैं जो कि अंडकोश स्कोर्टम में शरीर के बाहर लटके रहते हैं और ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं। जो स्कोर्टम में बाहर लटकने का कारण यह है कि शुक्राणु निर्माण के लिए जो शरीर का टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें कम चाहिए होता है, और यही टेम्परेचर जो स्कोर्टम है टेस्टिस को प्रोवाइड कराता है। यही जो टेस्टिस है यही मेल में सेक्स हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करते हैं, जो कि लड़कों में यौवन के लक्षणों को बढ़ाते हैं, जैसे कि लड़कों की दाढ़ी आना और साथ के साथ में आवाज़ का भारी होना। ये सब किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण, जिसका स्रावण करते हैं टेस्टिस। अगर बात करें हम एपिडिडीमिस की, तो जो एपिडिडीमिस है, ये जो टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस के ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम एपिडिडीमिस। यहीं पर जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं। शुक्रवाहिका यानी बास डेफरेंस की, तो बास डेफरेंस जो ये है, ये वाली जो नली है इसको बोलते हैं हम बास डेफरेंस, और इसी बास डेफरेंस के माध्यम से शुक्राणु एपिडिडीमिस से निकलते हैं और यूरेथ्रा के पास में चले जाते हैं। यूरेथ्रा यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब एपिडिडीमिस से निकलते हैं और यूरेथ्रा के पास चले जाते हैं बास डेफरेंस के माध्यम से। अगर बात करें हम सीमेन की, तो इसमें जो हमारे शुक्राणु होते हैं स्पर्म्स होते हैं, और जो सहायक ग्लैंड्स होती हैं उनका जो स्राव होता है उसके मिश्रण को हम सीमेन्स कहते हैं। यानी जो सीमेन होता है वो अकेला स्पर्म्स नहीं होता है, बल्कि जो सहायक ग्रंथि होती हैं उनका जो स्राव होता है उसका मिश्रण भी साथ में मिला हुआ होता है, जिसको हम सीमेन कहते हैं। शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स, ये हमारे ब्लेडर के जस्ट पीछे उपस्थित होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट ऊपर होता है। इसके द्वारा जो फ्लूइड रिलीज किया जाता है उसको बोलते हैं हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि सीमेन का लगभग 60 से 70% बनाता है, और यही स्पर्म्स को एनर्जी देता है और फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है, जो कि स्पर्म्स का न्यूट्रिशन होता है, और स्पर्म्स की जो मोटिलिटी को यही बढ़ाता है और साथ के साथ में स्पर्म्स को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर बात करें हम प्रोस्टेट ग्रंथि की, तो ये करता है हमारे एल्कलाइन का स्राव, जो कि फीमेल ग्रेवा होती है वो होती है हमारी एसिडिक, जो कि एल्कलाइन स्राव करके उसको कर दिया जाता है नलीफाई। अगर बात करें हम काउपर ग्रंथि की, तो ये करता है इंसेमिनेशन के दौरान लुब्रिकेशन का कार्य करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही वो स्थान है जहाँ पर सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है और फीटस का डेवलपमेंट होता है। साथ के साथ में जो चाइल्ड बर्थ यानी जो प्रसव होता है वो भी यहीं पर पॉसिबल होता है। अगर हम बात करें फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स की, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा ओवरी, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ये वाला है हमारा अंडाशय, यहीं पर अंडाणुओं का निर्माण होता है, जो कि मैच्योरिटी के टाइम पर लगभग 60 से 70 हज़ार होते हैं, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते हैं, जो फीमेल में यौवनावस्था को बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब की, तो ये वाला है हमारा फैलोपियन ट्यूब, ये लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यहीं पर जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है यहीं पर पॉसिबल होता है। और निषेचन होने के बाद में एग को सीलिया, इसके अंदर उंगलियों जैसी संरचना होती है जिसे हम सीलिया कहते हैं, सीलिया के माध्यम से गर्भाशय यूट्रस में ढकेल दिया जाता है। यही गर्भाशय जिसे हम यूट्रस के नाम से जानते हैं या फिर हम कहते हैं बॉम्ब, इसका आकार नाशपाती के जैसा होता है। इसमें 3 लेयर होती हैं। पहली जो लेयर है ये बाहर वाली, इसको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम, और इसके बाद में जो अंदर वाली लेयर है
ये वाली जो लेयर है, ये वाली इसको बोलते हैं मेयोमेट्रियम। और इसके जो अंदर है, ये वाली इसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। सबसे बाहरी को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, उसके अंदर वाली को, बीच वाली को बोलते हैं मेयोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। अगर हम बात करें गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स की, या फिर जिसे हम कहते हैं वेजाइना, ये यूट्रस का संकरा पैसेज होता है। यहीं पर इंसेमिनेशन के दौरान सीमेन को ग्रहण किया जाता है, और प्रसव के दौरान यही जो गर्भाशय ग्रीवा है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, यही चाइल्ड बर्थ के दौरान बर्थ कैनाल का कार्य करती है। अगर हम बात करें मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और साथ के साथ में हार्मोनल रेगुलेशंस की, तो ये घटना सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्राइमेट्स में की होती है, जैसे कि बंदर, मानव और मनुष्य में। ये 4 फेज में संपन्न होती है। पहला है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 से 5 दिन चलती है। इसमें जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम आंतरिक संरचना, आंतरिक जो परत होती है, वो टूट जाती है और ब्लड और म्यूकस के साथ में बाहर आ जाती है। दूसरा फेज चलता है हमारा फोलिकुलर फेज, जो कि 6 से 13 दिन चलता है। इसमें जो एंडोमेट्रियम आंतरिक संरचना होती है, उसका निर्माण फिर से शुरू हो जाता है। और तीसरी होती है ओवुलेटरी फेज, जो कि 14वें दिन चलती है। इसमें क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो फट जाता है, और अंडाणु जो कि सेकेंडरी ओसीटम ओसाइट होता है वो बाहर निकल जाता है। और सबसे लास्ट और चौथा फेज होता है, उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज, जो कि 15 से 28 दिन के बीच में चलती है। और ये खाली जो फॉलिकल कॉर्पस होता है वो ल्यूटियम में बदल जाता है, और यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार रखता है। अगर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो यही कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और नया चक्र शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें प्लेसेंटा की, जो कि नाल होता है, यह फीटस और यूट्रस से जुड़ा रहता है, जो कि मदर बॉडी से न्यूट्रिशन को ग्रहण करता है और फीटस को प्रोवाइड कराता है। अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ये बर्थ के समय यूट्रस के जो मेयोमेट्रियम आंतरिक जो संरचना होती है, उसको संकुचित करता है, जिससे इन्फेंट को बाहर निकलने में धक्का दिया जाता है या बाहर निकलने में मदद मिलती है। अगर हम बात करें हार्मोन की, तो सबसे पहले हमारा LH, जिसे हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, जो कि एग रिलीज को, मतलब जो अंडा होता है उसको रिलीज किया जाता है। अगर हम बात करें FSH, जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की, तो इसका काम होता है फॉलिकल की ग्रोथ बनाना, और जो ओवम अंडाणु होता है उसको मैच्योरेशन तक लेकर जाना। अगर हम बात करें HCG, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स की, तो यही वो हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट के समय डिटेक्ट होता है। और अगर हम बात करें रिलैक्सिन की, तो ये बर्थ कैनाल को वाइड बनाने का कार्य करता है, जिससे कि जो बेबी होता है, जो वो फीटस होता है, वो आसानी से बाहर आ सके। अगर हम बात करें यौन संचरित रोग, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की, STDs की, तो ये 2 टाइप की हो सकती हैं। या तो ये हो सकती है हमारी बैक्टीरियल डिसीज़, जो कि इलाज योग्य हैं। इसमें आते हैं हमारे साइफिल्स, गोनेरिया और क्लेमाइडिया। अगर हम बात करें वायरल डिसीज़ की, तो अक्सर इनका इलाज पॉसिबल नहीं है। इसमें आता है हमारा HIV, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और अगर हम इसका जो कॉज है, इसकी जो बीमारी है, उसको बोलते हैं हम एड्स, जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देती है। और जो HIV या फिर एड्स का जो टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम एलिसा टेस्ट। उसका नाम है एलिसा टेस्ट। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस B की, तो ये यकृत को संक्रमित करता है। ये भी वायरल डिसीज है, जो कि यौन संचरित रोग है। वहीं बात करें हम जेनिटल हार्पस की, इसका आज तक कोई क्योर ही नहीं बना है। सर्वाइकल कैंसर, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी देखने को हाल ही में मिली है, जो कि फीमेल्स में पाई जाती है। फीमेल का जो सर्विक्स होता है, उसमें ये बीमारी होती है, जिसे बोलते हैं हम सर्वाइकल कैंसर। इसमें जो इसका जो वायरस होता है, उसको बोलते हैं हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और जो इसका वैक्सीन है, उसको बोला जाता है, उसका नाम है सर्विवैक्स, और उसका नाम है सर्विवैक्स। यानी कि जो सर्वाइकल कैंसर है, उसका जो कोज है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और जो इसकी वैक्सीन है उसका नाम है सर्विवैक्स। जो इनफर्टिलिटी होती है, उसमें जो सहायक टेक्नोलॉजी होती हैं, आजकल जो इनफर्टिलिटी को टैकल करने के लिए कुछ तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है IVF, जिसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है,
एग का और स्पर्म्स का दोनों का जो फर्टिलाइजेशन है वो लेबोरेटरी में किया जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फीमेल यूट्रस में उसको रिलीज कर दिया जाता है। ऐसी दूसरी है एक ICST, जिसे हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म्स इंजेक्शन। ये मेल की इनफर्टिलिटी के लिए सहायक होती है, और ये लेबोरेटरी में एक शुक्राणु को सीधा एग के भीतर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम आ गए हैं वीडियो के उस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं 10 PYQs, और साथ के साथ में आपको दिए जाते हैं 5 क्विज क्वेश्चंस, जिनका जवाब आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 10 PYQ। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचन सामान्यतः होता है। जो मनुष्यों में निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर 1 है यूट्रस यानी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर 2 है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर 3 है सर्विक्स, ऑप्शन नंबर 4 है ओवेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फैलोपियन ट्यूब। अगर हम बात करें ओवेरी, तो ये अंडाणुओं का एग्स का रिलीज करती है, और ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहीं पर निषेचन पॉसिबल होता है, जिसके बाद में इसमें उपस्थित सीलिया के माध्यम में यूट्रस में इसको धकेल दिया जाता है। और ये सर्विक्स यानी कि जो गर्भाशय ग्रीवा होती है वो यूट्रस का एक संकरा भाग होती है, जो कि पैसेज होती है बर्थ के टाइम पर बर्थ कैनाल का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्म मैचुरेशन यानी शुक्राणु परिपक्वता निम्न में होती है। ऑप्शन नंबर 1 है टेस्टिस में, ऑप्शन नंबर 2 है बास डेफरेंस में, ऑप्शन नंबर 3 है एपिडिडिमिस में, ऑप्शन नंबर 4 है सेमिनल वेसिकल्स में। तो इसका सही आंसर होगा एपिडिडिमिस। ऑप्शन नंबर 3 है एपिडिडिमिस में। अगर हम बात करें सेमिनल वेसिकल्स की, तो ये जो सीमेंस होता है उसका लगभग 60 से 70% होता है, और ये ब्लैडर के जस्ट पीछे और प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर उपस्थित होती है। अगर हम बास डेफरेंस की बात करें तो यही वो नली है जिसके माध्यम से स्पर्म्स यूरोथ्रैक्स में जाकर मिलते हैं, और अगर हम टेस्टिस की बात करें स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 23, ऑप्शन नंबर 2 है 46, ऑप्शन नंबर 3 है 24, ऑप्शन नंबर 4 है 48। तो इसका सही आंसर होगा 46। जो इंसान होते हैं उनके अंदर जो स्पर्म्स में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 या फिर 23 पेयर्स होती है। 23 पेयर्स या फिर 46 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है एपिडिडिमिस, ऑप्शन नंबर 2 है बास डेफरेंस, ऑप्शन नंबर 3 है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर 4 है सेमिनल वेसिकल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब है वो फीमेल में पाई जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, और यहीं पर जो एग्स होता है उसका निषेचन यहीं पर किया जाता है, जिसके पश्चात ये एग को यूट्रस में रिलीज कर दिया जाता है। प्लेसेंटा का निर्माण निम्न द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है कोरियन ओनली, ऑप्शन नंबर 2 है एंडोमेट्रियम ओनली, ऑप्शन नंबर 3 है कोरियन एंड एंडोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर 4 है एमनियन एंड कोरियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोरियन एंड एंडोमेट्रियम। गर्भावस्था परीक्षण में किस हार्मोन का पता लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है LH, ऑप्शन नंबर 2 है FSH, ऑप्शन नंबर 3 है HCG, ऑप्शन नंबर 4 है प्रोजेस्टेरोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 HCG, जो कि यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, जो कि प्रेगनेंसी किट में इसी को डिटेक्ट किया जाता है। प्रसव यानी कि जो पर्ट्यूरेशन यानी चाइल्ड बर्थ है वो किस हार्मोन द्वारा प्रेरित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 3 है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 है एमनियन एंड कोरियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो एंडोमेट्रियम है, आंतरिक जो परत है उसको संकुचित करती है, जिससे कि जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, वो बाहर की ओर धक्का दिया जाता है। सीमेन में निम्नलिखित को छोड़कर सभी का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर 1 है टेस्टिस, ऑप्शन नंबर 2 है सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4 है कूपर ग्लैंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टेस्टिस। अगर हम बात करें कॉपर ग्लैंड्स की, तो इंसेमिनेशन के दौरान जो लुब्रिकेशन रिलीज किया जाता है, जिससे कि इंसेमिनेशन एक स्मूथ तरीके से किया जा सके, तो वो कॉपर ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है।
द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यानी जो प्लांटेशन की साइट है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है ओवेरी, ऑप्शन नंबर 2 है यूट्रस, ऑप्शन नंबर 3 है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर 4 है सर्विक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यूट्रस, यानी कि गर्भाशय को इम्प्लांटेशन साइट कहा जाता है। फैलोपियन यहाँ पर निषेचन होता है, इसके बाद में जो एग है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय में। अगर हम बात करें सर्विक्स की, तो ये गर्भाशय का एक संकरा भाग होता है जहाँ पर जो सीमेन होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। साथ के साथ में ये बर्थ के टाइम पर एक बर्थ कैनाल की तरह कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीस्पर्मी को रोकता है? ऑप्शन नंबर 1 है कोरोना रेडियाटा, ऑप्शन नंबर 2 है जोना पेलुसुडा, ऑप्शन नंबर 3 है एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर 4 है फॉलिकल कूप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जोना पेलुसुडा। जो हमारा एग होता है, ये एग होता है, इसकी जो आंतरिक संरचना है ये वाली, ये हमारी एग, इसकी जो आंतरिक संरचना होती है इसको बोलते हैं हम जोना पेलुसुडा, जो कि जो शुक्राणु होता है उसमें एक शुक्राणु को आने के बाद में दूसरे शुक्राणु को आने से इसको बंद कर देती है, जिससे कि बाकी के शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इसके बाहर एक और लेयर होती है, ये इस तरीके से लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। अब हम आ गए हैं वीडियो के उस चरण में जहां पर आपसे पूछे जाते हैं 5 क्विज क्वेश्चन, जिनका जवाब आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांटेशन निम्न में से किस चरण में होता है? ऑप्शन नंबर 1 है ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन नंबर 2 है जाइगोट, ऑप्शन नंबर 3 है मोरूला, ऑप्शन नंबर 3 है गैस्ट्रूला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भ्रूण झिल्ली है? ऑप्शन नंबर 1 है पेरिटोनियम, ऑप्शन नंबर 2 है प्यूरा, ऑप्शन नंबर 3 है एमनियोन, ऑप्शन नंबर 4 है एंडोमेट्रियम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु यानी जो स्पर्म्स होते हैं उसका धारिताकरण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर 1 है एपिडिडिमिस, ऑप्शन नंबर 2 है सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन नंबर 3 है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ऑप्शन नंबर 4 है टेस्टिस में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि स्पर्म्स को फ्रक्टोज से पोषित करती है? ऑप्शन नंबर 1 है सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोस्टेट, ऑप्शन नंबर 3 है कॉपर ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर 4 है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अगला क्वेश्चन है मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो औसत अवधि है वो कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 है 3 से 5 दिन, ऑप्शन नंबर 2 है 14 दिन, ऑप्शन नंबर 3 है 45 दिन, ऑप्शन नंबर 4 है 28 दिन। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको लगातार ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। तो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।